नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत गई। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। एशिया की मजबूती के साथ शुरुआत। बैंक ऑफ जापान की बैठक से पहले जापान के बाजार 0.5% मजबूत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 10 अंक ऊपर। फेड मिनट्स और क्वार्टरली तिमाही नतीजों से पहले अमेरिकी बाजारों में दबाव। डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक लाल निशान में बंद हुए। I don't see an environment where credit growth is tepid. Banks are sitting on money, so to speak, and their cost of funding, their marginal cost of funding has fallen. आरबीआई गवर्नर की फटकार के बाद बैंकों ने कर्ज सस्ता करना शुरू किया। आईसीआईसीआई बैंक ने 0.25% दरें घटाई। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने भी 0.15% की कटौती की। रियल एस्टेट रेगुलेटर बनाने को मिली कैबिनेट से मंजूरी। 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स के लिए करना होगा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन। और आज से खुलेगा आरईसी का ऑफर फॉर सेल। फ्लोर प्राइस 315 रुपए प्रति शेयर तय। मौजूदा भाव से सिर्फ 2% का डिस्काउंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुद्रा बैंक का करेंगे उद्घाटन। छोटी मझौली कंपनियों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का कर्ज। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगेगी रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण घटाने के लिए किया फैसला। और आज से शुरू होगा आईपीएल का धमाका। पहला मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। रात 8 बजे शुरू होगा मैच। यह एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। कल शानदार एक लेट रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी। हरे निशान में जाकर बंद हुए थे और छोटे मझौले कंपनियों के लिए तो कल का दिन बहुत ही बेहतरीन था। जी हां, मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी एक्शन कल के सत्र में देखने को मिला और आज एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि पॉजिटिव शुरुआत तो हो सकती है। लेकिन यूएस के मार्केट से क्या क्यूज हैं? यूरोप के बाजारों ने कल अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। चलिए सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए, मिक्स क्यूज हैं आज भारतीय बाजारों के लिए अमेरिका से और यूरोप से? बिल्कुल, थोड़ा ठंडा ट्रेड था यूएस में। कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट से 1/4% के आसपास की कमजोरी के साथ वहां के मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। कमजोर ट्रेडिंग सेशन था और इंटरेस्टिंगली मजबूत शुरुआत के बाद हमने देखा फाइनली वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आता हुआ नजर आया। 1/4% के आसपास का दबाव वहां के मार्केट्स में था। कई सारे रीजंस थे जो कल प्ले अप कर रहे थे अमेरिकन मार्केट्स में जो प्रॉफिट बुकिंग आई। पहले जो रसल 2000 इंडेक्स है, यानी कि वहां का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो शुरुआत से ही कल के ट्रेडिंग सेशन में दबाव दिखा रहा था। इन्वेस्टर्स को चिंता हुई जिस तरह से कच्चे तेल में वापस गेन्स देखने को मिले, जिस तरह का डॉलर में रिबाउंड देखने को मिला, इसीलिए वहां पे थोड़ी सी नर्वसनेस आई। और ज्यादातर स्ट्रीट कॉशियस भी थी क्योंकि ध्यान रखें आज वहां पे एफओएमसी की जो बैठक हुई थी लास्ट, उसके मिनट्स आने वाले हैं। सबकी नजर उस मिनट्स पे होगी और साथ साथ अनऑफिशियली आज से अर्निंग सीजन की भी यूएस में शुरुआत होगी जब अल्कोआ अपनी अर्निंग्स देने वाली है या फिर नतीजे घोषित करेगी। तो इन सबसे पहले थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और थोड़ा फ्लैट ट्रेड वहां पे था। यूरोप के मार्केट्स के क्यूज हमें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए क्योंकि ध्यान रखें लंबे एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद कल पहला ट्रेडिंग सेशन था यूरोप में। मजबूत शुरुआत हुई, दिन भर एक्यूमुलेशन देखने को मिला और दिन के हाईस पे जाके वो तमाम मार्केट्स बंद हुए। आमतौर पे वहां पे सारे मार्केट्स 1% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहे थे। लेकिन ध्यान रखें जो फ्राइडे को यूएस में एम्प्लॉयमेंट डेटा आया था जिसके बाद सब लोग कंसर्न थे, कमजोर आंकड़ा था वो, उसके बाद ब्याज दरें ना बढ़ेंगी शायद जल्दी, उस पॉजिटिव न्यूज पे यूरोपियन मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे और उस पे बाकी मार्केट्स ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। जहां तक एशिया की बात है, कमजोर यूएस लीड के बावजूद एशियन मार्केट्स हल्के हरे निशान के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। सबकी नजर है बैंक ऑफ जापान पे, जो कि 2 दिनों की बैठक के बाद आज वो फाइनल अनाउंसमेंट आएगा। हालांकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट करिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा, थोड़ा सा डविश साउंड करेंगे, आगे शायद ब्याज दरें घटने का सिलसिला और शुरू हो सकता है वहां पर। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी खरीदारी अक्रॉस एशिया देखने को मिल रही है और इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की शायद फ्लैट से माइल्डली पॉजिटिव जोन पे शुरुआत होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट वो मजबूती बढ़ती हुई क्योंकि हम अपने ही आज कुछ क्यूज पे रिएक्ट करते हुए नजर आए शायद। हेमंत, बिल्कुल आशीष, चलिए आज का सेशन भी हरे निशान में ही जाए और 5 ट्रेडिंग सेशंस में जिस तरह से तेजी देखने को मिली है वो आज कंटिन्यू रहे, यही अपेक्षा करनी चाहिए। शुक्रिया आपका। चलिए सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय अनिल, गुड मॉर्निंग। बताइए आपको क्या लग रहा है, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और आज भी क्या मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ही ज्यादा फोकस और फ्लेवर में रहेंगे जिस तरह से कल थे?
बिल्कुल, वहां पर ज्यादा बेहतर तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी वहां पर मोमेंटम बरकरार है। और दूसरी बात ये कि 8575, 8600 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर कल बाजार ने करेक्शन देकर एक फिर से अच्छी रिकवरी दी, वो आज भी अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरह के संकेत है, उसको देखते हुए इस बात की संभावना कम है कि बाजार 8600 के नीचे ज्यादा वक्त बिताए। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट अब भी है, तो एक पॉजिटिव शुरुआत होने के बाद हो सकता है सेकंड हाफ में आपको ऊपर के लेवल पर जैसे जैसे आप 8700 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करें, और उसके बाद 8800 जहां पर कॉल्स में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, वो अगला टारगेट हो सकता है। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आती हुई दिख सकती है। जिस तरह के डेटा कल के FIs के हैं, ये दिखा रहा है कि बाजार अब 4-5 दिनों के अच्छे रनअप के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में जा सकता है, यानी कि 8600 से लेकर 8800 की रेंज में थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद फिर अगला मूव आता हुआ दिखे। तो बायस पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेकिन जिस तरह की 4 दिनों में अच्छी तेजी हो चुकी है, उसके बाद अब थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। ओके, शुक्रिया आपका। और निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चलिए इस पर राय ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपको हमारी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे ट्रेड करना चाहिए आज भारतीय बाजारों को? डेफिनेटली चार्ट्स पे बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी भी बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि 8600 एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, जिसके नीचे निफ्टी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अच्छा सपोर्ट है 8570 के लेवल्स पे, कल भी हमने अच्छा मूव देखा वहां से। तो मैं समझता हूँ 8620 पे अगर आज स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें तो 8730 के आसपास हमें आज टारगेट्स मिल सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए अपने व्यूअर्स को यहाँ पे सलाह दूंगा। 8700 के पार जैसे ही निफ्टी निकलेगी, वहां पे एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं, क्योंकि 8730, 8750 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लगता है कि 8700 तक तो हम आज इजीली निकल पाएंगे, बट वहां पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। और आपको भी लगता है कि छोटे मझोले शेयरों में ज्यादा एक्शन है? और कौन से दो स्टॉक हैं जो आपको पसंद है? दो स्टॉक्स जहां पे मैं ब्रेकआउट देख पाया हूं कल एंड ऑफ द डे चार्ट पे, तो अच्छा डबल बॉटम लगा था ACC पे। स्टॉप लॉस रखेंगे 1625 का, टारगेट रहेगा 1689 का, बाय करेंगे ACC। सेकंड स्टॉक रहेगा HDFC, अगेन अ बाय कॉल। 1315 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1350 के लिए टारगेट करेंगे। ओके, आप दिग्गजों पर बेट कर रहे हैं। HDFC में एक तेजी का रुझान आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। ACC में लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। और RBI गवर्नर की फटकार और CNBC आवाज की मुहिम के बाद बैंकों ने लोन सस्ता करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, RBI के कहने के बाद ही सही, लेकिन देश के बड़े बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती करनी शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI बैंक ने बेस रेट में 0.25% की कटौती कर दी। इससे पहले कल सबसे शुरुआत में ही SBI ने भी बेस इंटरेस्ट रेट्स में 0.15% की कटौती का ऐलान किया। उसके बाद HDFC बैंक ने भी एक 0.15% कटौती की। और बैंकर्स के मुताबिक अभी के हालात देखकर ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आगे कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होगी तो ब्याज दरें और घट सकती हैं। आइए सुनते हैं बैंकर्स का रिएक्शन। बहुत ज्यादा घटा नहीं है। हम लोग जो रेट कट किए थे अक्टूबर से, उससे तो थोड़ा बहुत फर्क आया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो इसलिए जो हम लोग इधर पे डिपॉजिट्स में रेट कट करते हैं, उसमें क्या होता है कि आगे चल के उसका नतीजा निकलता है। बेस रेट पे जब हम लोग कटौती करते हैं तो सारे जितने हमारे लोन्स है वो इमीडिएटली रिप्राइस हो जाते हैं, इसीलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बैलेंस करना पड़ रहा है, और आगे चल के हम लोग देखेंगे। और अगर हम लोग को स्पेस मिलेगा कट करने के लिए, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो 25 बेसिस पॉइंट से घटाए हैं, और हमारा जो कैलकुलेशन होता है बेस रेट का वो मार्जिनल डिपॉजिट रेट्स पे होता है। तो इसलिए ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस विद जो डिपॉजिट रेट चेंज है उसी के साथ बेस रेट चेंज हुआ है। पॉलिसी रेट कट्स जो हुए हैं, एक्चुअली डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉलिसी रेट कट का बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स पे नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली पॉलिसी रेट पे जो रिपो रेट है उस रेट पे बैंक्स ज्यादा फंड्स मोबिलाइज नहीं करते हैं। लेकिन उस सिग्नल से अगर बैंक्स को डिपॉजिट रेट्स घटाने में पॉसिबिलिटी होती है, तो
डिपॉजिट रेट कट्स की फिर ट्रांसमिशन बेस रेट या लेंडिंग रेट्स पे हो सकती है। ओके, तो अब आप सब ये जानना चाहते होंगे कि क्योंकि दरें घटी हैं तो आपकी ईएमआई में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, देश के 3 बड़े बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की है और आपको बता दें आपकी ईएमआई में कितना फर्क पड़ेगा। अगर आपने 20 साल के लिए 40 लाख रुपए का होम लोन लिया है और आपकी ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी हो रही है तो हर महीने आपकी ईएमआई 601 रुपए घट जाएगी। वहीं अगर आपने इतना ही कर्ज लिया है और आपकी जो ब्याज दरें हैं वो 0.15% घट रही हैं तो करीब करीब 400 रुपए की बचत आपको होने वाली है अपनी ईएमआई पर इस सरकार के फैसले के बाद। चलिए, और अब आपको ये भी बताएंगे ब्रेक के उस पार कि जिस तरह से आरईसी ने अपना फ्लोर प्राइस तय किया है 315 रुपए पर और 5% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को। आपको आज इस ओएफएस में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, ब्रेक के उस पार। सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, इसके बाद अब रियल एस्टेट ग्राहकों को पहले से ज्यादा अधिकार मिलेंगे और साथ ही बिल्डर्स की मनमानी पर भी रोक लगेगी। पूरी खबर पर डिटेल दे रहे हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। देखिए, यहाँ पे कंज्यूमर को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। कंज्यूमर चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खरीदना चाहता हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो, उसको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर कंज्यूमर जाता है कोई प्रोजेक्ट में अपनी प्रॉपर्टी खरीदने, तो वहां पर उसको पता नहीं होता है कि इस प्रॉपर्टी की बारीकियां क्या है, इसमें क्या दिक्कतें हैं, इसके कंडीशन क्या क्या है। अब इस बिल के जरिए ये प्रावधान किया गया है कि हर रियल एस्टेट डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी के पास उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले तो एक अथॉरिटी बनेगी, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और हर कुछ डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, खुलासा करना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या बारीकियां है, कितना कारपेट एरिया है, कवर्ड एरिया है, क्या क्या बाकी डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल देनी होगी। उसके बाद कंज्यूमर को दूसरी दिक्कत आती है कि जब विज्ञापन देखता है या प्रोस्पेक्टस देखता है तो वादे कुछ और होते हैं, हकीकत कुछ और होता है। इस बिल में एक सख्त प्रावधान किया गया है कि बिल्डर को हर हाल में जो विज्ञापन में जो दावे कर रहा है, प्रोस्पेक्टस में जो दावे कर रहा है, उस दावे को पूरा करना पड़ेगा। तीसरी दिक्कत तब आती है कि अपने पैसे को जब दे देता है प्रोजेक्ट में ग्राहक, तो पता चला कि प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे सख्त बात कही गई है कि हर बिल्डर को समय पर प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा। समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो, इसके लिए प्रावधान ये किया गया है कि कोई भी निवेशक का पैसा 50% से ज्यादा रकम उस प्रोजेक्ट से अलग नहीं लगा सकते हैं। यानी किसी प्रोजेक्ट विशेष के लिए आपने मान लिया 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं तो 50 करोड़ से ज्यादा पैसे आप जो है दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे कंज्यूमर को बड़ी राहत मिलेगी इस बिल को पास होने के बाद। हालांकि बिल को लागू होने में संसद से मंजूरी जरूरी होगी और माना जा रहा है कि इस सत्र में इस बिल को संसद से मंजूरी मिल सकती है। बिल्कुल, और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटर बनाना बहुत जरूरी था। इससे खासकर घर खरीदने वालों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। इस देश में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे, रेगुलेशन ना होने के कारण से बहुत इलाके में शिकायतें आ रही। इसलिए हमेशा एक ग्रोइंग सेक्टर को रेगुलेट करके सिस्टमैटिकली करे तो जनता को भी फायदा होगा और जो कंज्यूमर्स है उनको भी फायदा होगा और रियल एस्टेट में जो रियल काम कर रहे उनके लिए भी फायदा होगा। और आज से आरईसी का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस खुलेगा। आरईसी का फ्लोर प्राइस कल देर शाम 315 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, यानी करंट मार्केट भाव से 2% डिस्काउंट इस पे रखा गया है। नए वित्त वर्ष में ये सरकार का पहला विनिवेश होने वाला है। आरईसी में सरकार 5% हिस्सेदारी बेचकर 1600 करोड़ रुपए जुटाएगी।
We are this time around, after many years, launching the disinvestment program from tomorrow. So we're going to kickstart what all of you have been telling governments for many years to do well in time. It's going to start in April itself, and probably the first week of April. Yeah, I hope some people at least will stop saying don't see any difference on the ground. कल सीआईआई की एनुअल कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल साहब ये बयान देते हुए आज से ये खुल रहा है, लेकिन आपको क्या यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए? आइए सुनते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर ये करीबन 1 टाइम बुक वैल्यू पर आपको अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज कोई अट्रैक्टिव ही है, कोई ज़्यादा स्टीपली वैल्यूड नहीं है। तो जिनको अगर लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं, मतलब कि 1-1.5 साल 2 साल के व्यू से, तो उनको इन्वेस्ट करने में हम लोग राय देंगे कि कर सकते हैं। क्लियरली अगर इन्वेस्टर्स को लंबी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको एक अच्छी कंपनी एक 5% के डिस्काउंट पे मिलेगी। ओएफएस के पहले स्टॉक में एक करेक्शन आता है और क्लियरली अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को उसको शायद थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए एक 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो आई वुड से दैट क्लियरली अगर इस बैंड में अगर आरईसी का शेयर ऑफर होता है तो लंबे नजरिए से डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ओएफएस में जरूर पैसा आपको लगाना चाहिए। तो ही ओएफएस की बात, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आज नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में है। साथ ही ये भी बताएंगे कमोडिटी बाजार में आज क्या रणनीति बनानी चाहिए आपको। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी। वक्त हो गया ये जानने का कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी सोनम। हाय सोनम, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां नजर रखें आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। शुरुआत हम ऑटो कंपनीज के साथ ही करेंगे। महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां आपकी फोकस में रहनी चाहिए, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुताबिक अब दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेगी। दिल्ली NCR में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं चलेगी और सरकार को NCR बॉर्डर पर गाड़ियों के प्रवेश को नियंत्रित करना पड़ेगा। ग्लेनमार्क फार्मा के काउंटर पर नजर रखिएगा। यहाँ पर कैबिनेट मतलब CCEA ने अप्रूव कर दिया है कंपनी की विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने के लिए 35.07% इसको बढ़ाकर अब 49% कर दिया जा रहा है। इससे शेयर में लगभग 2000 करोड़ का इनफ्लो बढ़ सकता है। और बिंदु फार्मा के लिए भी पॉजिटिव खबर, जहां पे CCA ने QIP के जरिए 2165 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी को मंजूरी दे दी है। ING वैश्य बैंक के काउंटर पर नजर रखेगी। ये शेयर सस्पेंड हो रहा है। इसकी ट्रेडिंग, इस शेयर में ट्रेडिंग अप्रैल 16 तारीख से नहीं होगी, मतलब अप्रैल 15 तारीख आखिरी तारीख होगा इस शेयर में ट्रेड करने के लिए। टाटा मोटर्स GMR इंफ्रा के जो राइट्स इश्यू खुले थे वो आज बंद हो रहे हैं। टाटा मोटर्स के थोड़े से डिटेल्स ले ले। यहाँ पे कंपनी 7500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी। इसका ऑर्डिनरी शेयर्स में टाटा मोटर्स का शेयर 450 रुपए पे तय हुआ था और DVR शेयर्स 271 रुपए प्रति शेयर पे तय हुआ था। और अगर आपके पास 109 शेयर्स है तो उसके बदले आपको 6 राइट्स इश्यू के शेयर्स मिलने वाले थे। और GMR इंफ्रा यहाँ पे 1400 करोड़ रुपए ये राइट्स इश्यू के जरिए जुटाना चाहता था और इसका प्राइस 15 रुपए तय हुआ था। दो फंड एक्शंस पे नजर। KNR कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे प्रूडेंशियल ICICI ट्रस्ट ने कंपनी के 5 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वही प्रमोटर्स की तरफ से यहाँ पे बिकवाली हुई है। कामिदी नरीस्मा रेड्डी ने कंपनी के 5 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। वही जलंधर रेड्डी कामिदी ने लगभग 2 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। और वीसा स्टील में भी प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है। वीसा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कंपनी के 16 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। वही ट्रस्ट फंड लिमिटेड ने कंपनी के 16 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सोनम। और आपको बता दें 2 दिनों की मजबूती के बाद कल रुपया 7 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ। आज किस तरह की चाल रह सकती है? कल 61.25 पर जाकर ये बंद हुआ था। चलिए समझते हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भी क्या कमजोरी रहेगी या वापस रिकवर कर जाएगा रुपया? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन रुपीस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर हम अप एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो नीचे करीबन 62.40 और ऊपर में करीबन 62.70 इसी रेंज में कंटिन्यूस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अब इंडियन रुपीस थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आया है और मुझे लगता है कि आज इंडियन रुपीस में एक मजबूती देखने को मिल सकती है। तो मेरा व्यू इंडियन रुपीस में बिकवाली का ही रहेगा। तो करीबन 62.60-65 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस 62.80 का टारगेट मुझे लगता है नीचे 62.30 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि
हालांकि अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे बात करें तो 62 एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि हमने देखा है काफी दिनों से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके की हमने गिरावट देखी है तो कहीं ना कहीं उससे इंडियन रुपीज को सपोर्ट मिल सकता है। ओके, और ये बताइए गोल्ड और क्रूड को किस तरह से फिट करेंगे आज आप? देखिए, गोल्ड और क्रूड में देखें तो कहीं ना कहीं एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम गोल्ड को देखें तो अभी करंटली $1210 के आसपास चल रहा है, और हमने देखा था कि 1224-1225 का एक अहम रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रीच नहीं किया, वहीं से प्राइस से करेक्ट हुए हैं। और इवन एमसीएक्स में 27,000 का जो लेवल था वो मार्केट ब्रीच नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट अब थोड़ा सा एक बिकवाली के जोन में या प्रॉफिट बुकिंग हम हायर लेवल्स पर देख सकते हैं। तो मेरा भी यही है कि गोल्ड में करीबन 26,800 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए, नीचे 27,050 का स्टॉपर हो जाएगा। टारगेट नीचे करीबन 26,600 तक देखने को मिल सकता है, और कॉमेक्स में करीबन $1,200 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं क्रूड में हमने देखा है कि $53 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट में फेस किया है, तो क्रूड में भी मेरा बिकवाली का ही रहेगा। हालांकि कल प्राइस काफी शार्प रैली हुई थी, तो मुझे लगता है कि अब एक करेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो करीबन 3,300 के आसपास बिकवाली करना चाहिए, करीबन 3,280, 3,250 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अनुज आपका इस जानकारी के लिए। और आज से शुरू होगा आईपीएल का धमाका। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज रात 8 बजे कोलकाता में खेला जाएगा। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर हर रोज आप देखते हैं 2020 का मुकाबला, और नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आईपीएल 8 सेरेमनी कल कोलकाता में काफी जोर शोर से हुई, हालांकि कुछ देर बारिश की वजह से लेट शुरुआत हुई, लेकिन बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रम कल वहां पर पेश हुए। ये बताइए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस को या कोलकाता नाइट राइडर्स को? देखिए, मैं तो मुंबई इंडियंस को इस बार सपोर्ट करूंगा, और डेफिनेटली जो है बहुत एक लग रहा है मुझे, मेरा अपना कैलकुलेशन है कि इस बार उसको जीतना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का माहौल अब बनता हुआ दिख रहा है वर्ल्ड कप में, थोड़ी निराशा हुई। उसके बाद अब सब भूल चुके हैं लोग, एक बार फिर से इस क्रिकेट के त्योहार में शामिल होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो आज से मैच शुरू हो रहे हैं, अगले 45 दिन तक आपकी शाम कम से कम बहुत बेहतरीन रहेगी। मैच रोज एक शाम को देखिए। इवनिंग्स काफी अच्छी रहने वाली है, लेकिन मॉर्निंग्स को अच्छा बनाने के लिए स्टॉक 2020 का मुकाबला सीएनबीसी आवाज पर हर रोज देखिए। ये बताइए, बल्लेबाज ज्यादा हैं या गेंदबाजों को भी जगह दी है नीरज आपने? क्या बिल्कुल, सुबह आपकी बेहतरीन रहे इसके लिए आवाज रोज काम करता है, और डेफिनेटली आज भी हम बल्लेबाजी पे ही फोकस करते हुए अपनी टीम हमने बनाई है। और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि कल शाम को मार्केट बंद होने के बाद बहुत सारी हैपनिंग हुई है जो स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करेगी। रेट कट्स हुए, आरबीआई का काम आ गया दबाव बनाना, रियल एस्टेट बिल भी आया, 2-3 बड़े फैसले हुए कैबिनेट सीसीए में। तो सेक्टर्स को लगता है कि आज भारतीय बाजार डोमेस्टिक क्यूज पे अच्छा खासा ऊपर नीचे होते हुए दिखेंगे, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी पूरी तरह सेलेक्टर्स आज भी दिख रहे हैं। तो टीम जो है ओवरऑल आपको बाई साइड में दिखेगी, और न्यूज ड्रिवन काउंटर्स ज्यादा होंगे। स्टॉक्स हेमंत कौन से होंगे, इसके लिए बहुत थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक छोटा सा प्री ब्रेक ले सकते हैं आप, ब्रेक के बाद।